आता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। माननीय दिग्विजय सिंह। हो गया शेरोशायरी का त्रिवेदी। माननीय उपसभापति महोदय, माननीय मुख्तार अब्बास नकवी साहब का जो भाषण हुआ, मैं उनकी मजबूरी समझता हूं। जिन लोगों के बीच में वो हैं, उनके बीच में रहते हुए जो भाषण उनको दे दिया गया वो पढ़ दिए, वो बोल दिए। मेरी पूरी सहानुभूति आपके साथ है। मेरी सहानुभूति है। आपको सहानुभूति से ऐतराज है? अगर इनकी नजर में कोई मुसलमान बोले तो वो मजबूरी है, अगर ये बोले तो ये मजबूती है। हम मजबूरी में नहीं, मजबूती में इस देश में रह रहे हैं और मजबूती से बोल रहे हैं। माफ कीजिएगा भाई साहब। मेरी सहानुभूति फिर भी है। मैं सर पॉइंट ऑफ सर, आई एम नॉट यील्डिंग। आपने उनका नाम लिया इसलिए उन्होंने कहा। आई एम नॉट यील्डिंग। इल नहीं कर रहे हैं माननीय। आई एम नॉट यील्डिंग। देयर इज नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर इन दिस। मैं कहना चाहता हूं, पिछले 20 साल से हमारी पार्टी को वो आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी पार्टी के नेता हैं, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री रहे हैं। उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी करना ये पर्सनल उनके ऊपर है। इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। नकवी जी एक देश के भी बड़े नेता हैं। उन्होंने जो कहा है उन्होंने अपने मन से कहा, इसलिए इस तरह की पर्सनल टिप्पणी। मैंने सहानुभूति दर्शाई है, उसमें आपको आपत्ति हो सकती है। माननीय सभापति महोदय, मेरी सहानुभूति से अगर माननीय सदस्य को आपत्ति, मुझे ऐतराज नहीं है। आप विषय पे। माननीय उपसभापति महोदय, हमारे सुधांशु त्रिवेदी जी ने जो भाषण दिया, मैं उन्हें बहुत ही धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने वाकई में गंगा जमनी संस्कृति, इस देश का इतिहास को उन्होंने अपने भाषण में उसका उल्लेख किया। और उन्होंने ये बात भी कही कि आज क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी है। कहा ना आपने, लेकिन क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी के साथ क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस भी है। माननीय उपसभापति महोदय, जिस विश्वास के साथ 2014 में माननीय प्रथम सेवक जी को देश ने चुना, लोगों को उम्मीद थी विदेशों से काला धन वापस आएगा, 15 लाख रुपए सबको मिलेंगे, करोड़ों बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, अर्थव्यवस्था सुधरेगी, देश मजबूत होगा, नोटबंदी आएगी, नोटबंदी में काला धन वापस आएगा, भ्रष्टाचार समाप्त हो गया, आतंकवाद समाप्त हो गया, और नकली नोट आ गए। कृपया आपस में टिप्पणी न करें। सर, ये बात मैं कहना चाहता हूं, आज हमारे सुब्रमण्यम स्वामी साहब यहां उपस्थित नहीं है। इस देश के इकोनॉमिक हालत क्या है, जरा उनसे पूछ लीजिए। भूपेंद्र यादव जी, आप उनसे जरा राय ले लीजिए एक बार बैठ के। निर्मला सीतारमण जी को थोड़ा सा ज्ञान दिलवाइए उनसे, वो क्या कहते हैं इस देश के हालात के बारे में। जीडीपी गिर रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ घट रहा है, एक्सपोर्ट्स में कमी हो रही है, साथ में हर एक सर्वमान्य इकोनॉमिस्ट इस विश्व में जो हैं, वो सब आज चिंता जता रहे हैं। आईएमएफ कह रहा है चिंता करिए, जीडीपी गिर रही है। वर्ल्ड बैंक कह रहा है, आपका आरबीआई कह रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है। हर तरह से आज हालात बिगड़ रहे हैं। जब हालात बिगड़ रहे हैं, जीएसटी से रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हो रहा है, तो क्या विकल्प बचा? जो वर्षों से कमाई करने वाले पीएसयूज को बेचिए और विशेष तौर पर अब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन पे बात आ गई है। मेरे पूर्व वक्ता माननीय टीएमसी के
सुखेंदु ने इस बात को कहा है विस्तार से, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। करोड़ों लोगों के विश्वास और आस्था का प्रतीक LIC आज संकट में है और इसी के साथ साथ BSNL, MTNL के 1 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया। BPCL को आप बेचने की तैयारी में हैं। जो टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया वो विजनरी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्थापित किए थे, वो आप आज अपनी असफलता को छिपाने के लिए बेच रहे हैं। देश के हालात को देखते हुए देश की अर्थव्यवस्था को आप बिगाड़ चुके हैं। अब आप जिस घर में अर्थव्यवस्था बिगड़ती है तो जेवर बिकते हैं, वही हालात इस देश की हो रही है। आपने बड़ी बात की थी, हम लोगों ने SIT बना दी, काला धन लाएंगे विदेशों से। उस SIT का हश्र क्या हुआ, उसकी रिपोर्ट कहां है, हम आपसे जानना चाहते हैं। मैं माननीय उपसभापति महोदय आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के जून 20, 2019 के पैरा 89 तरफ, My government has decided to implement the process of National Register of Citizens, ये उनका प्रेसिडेंशियल एड्रेस में वादा है। और जब भी माननीय महामहिम राष्ट्रपति का भाषण अप्रूव होता है तो कैबिनेट से अप्रूव होता है और कैबिनेट के अप्रूवल के बाद ही ड्राफ्ट फाइनल किया जाता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी भाषण में कहते हैं ये सब झूठ है, NRC की कोई चर्चा नहीं है, यानी कि कैबिनेट में बात ही नहीं हुई। मैं तो कहता हूं ऐसे कैबिनेट सेक्रेटरी जिसने बिना कैबिनेट के मंजूरी के राष्ट्रपति जी से वो भाषण दिलवा दिया, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। तो रिटायर हो चुके हैं, अब क्या बर्खास्त करिएगा। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि आपने माननीय राष्ट्रपति जी से वो सब कहलवा दिया और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी कहते सरासर झूठ है, असत्य है। मैं पूछना चाहता हूं गृह मंत्री जी से, आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमको समझाते हैं, पहले क्रोनोलॉजी समझाते हैं, पहले नागरिकता कानून आएगा, सिटीजन एक्ट आएगा, फिर NPR आएगा और फिर NRC आएगा। अब बात इस बात की है कि किस पे भरोसा करें सुधेंदु जी, त्रिवेदी जी, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी है, किस पर भरोसा करें। और साथ में जो NRC का असम का अनुभव है, 1600 करोड़ रुपए खर्च हुए, 11 साल लगे और आज डिटेंशन कैंप्स में कई हिंदू तो उसमें हैं ही, लेकिन वो कैप्टन सनाउल्लाह जिसने भारत सेना में हथियार हाथ में लेकर पाकिस्तान का मुकाबला किया, दुश्मनों का मुकाबला किया, वो भी आज डिटेंशन कैंप में है। माननीय उपसभापति महोदय, ये आपकी राष्ट्रभक्ति है। मैं कहना चाहता हूं आज यही पूरा भ्रम और भय लोगों में पैदा हो गया है। कल से आप NRC लागू करेंगे, NRC में किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं बना, आपने डिटेंशन कैंप्स तो बनाने शुरू कर दिए, अब उसमें भी क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी है। कुछ कहते हैं कि डिटेंशन कैंप है, कुछ कहते हैं नहीं है। हमारे पास प्रमाण है, लोग बाग उन डिटेंशन कैंप्स में हैं, डिटेंशन कैंप्स में लोग मर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं इसके बाद कि CAA लाया क्यों गया, नागरिकता कानून लाने की आवश्यकता क्या थी। आपको जिसको मर्जी थी आप नागरिकता उसको दे देते, किसने मना किया था आपको? आपने क्या अदनान सामी को नागरिकता नहीं दी थी? दी आप लोगों ने। और मैं तो आप इस बात को फिर से हिंदू मुसलमानों में बांटना चाहते हैं। मैं तो बधाई देता हूं स्वामी स्वरूपानंद जी, आज सबसे वरिष्ठ सनातन धर्म के हमारे शंकराचार्य, उन्होंने कहा है कि नागरिकता कानून लाने की आवश्यकता नहीं थी। ये केवल एक वर्ग को भयभीत करने के लिए यह कानून लाया गया है। और स्वाभाविक है, मैं आपसे बात, भूपेंद्र यादव जी कहते हैं
टू नेशन थ्योरी, आप बंटवारा कर रहे हैं। अरे जनाब, बंटवारे की शुरुआत तो आप लोगों ने की है। सावरकर जी, जिन्ना जी, कि इन लोगों ने टू नेशन थ्योरी लाए नहीं का सबसे पहले सुझाव नहीं दिया था? जी हां, सावरकर जी और जिन्ना जी, क्योंकि आप लोगों ने जिन्ना जी को, आपने मोहम्मद अली जिन्ना जी को आपने कहा था वो सबसे ज्यादा सेक्युलर है। आपके मजार पे जाके माथा टेकने वाले आप लोग थे, हम लोग नहीं थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप लोग इस बात को समझ लीजिए कि ये आज जो हालात इस देश में हैं, आज इस देश में जो हालात हैं, उस देश की हालात में बिगाड़ने का आपकी विचारधारा को मैं दोष देता हूं। बचपन से नफरत लोगों के दिमाग में पैदा की जाती है। आज लड़ाई विचारधारा की है। एक तरफ प्रेम और सद्भाव है और दूसरा तरफ नफरत और नफरत से पैदा होने वाली हिंसा है। मैं कहना चाहता हूं, आपके लोग मुझ पर मुसलमान परस्त होने का मुझे आरोप लगाते हैं। मैं इंसानियत परस्त हूं, ना मुसलमान परस्त हूं, ना हिंदू परस्त हूं, लेकिन इंसानियत परस्त हूं। इंसानियत आज खतरे में है, यही मेरी आपसे लड़ाई है। द वेरी आइडिया ऑफ इंडिया इज अंडर थ्रेट। अनेकता में एकता इस देश की सबसे बड़ी ताकत है, जिसे आप समाप्त करने में लगे हुए हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, जरा अटल बिहारी वाजपेयी जी को तो जरा सोचिए। आज अगर आप ये हालात जम्मू कश्मीर में आपने जो बनाए, अगर अटल जी होते तो ये हालात कभी नहीं बिगड़ते। कश्मीर, अरे आप कृपया टोका टिप्पणी ना करें। मेरा इन्होंने 3 मिनट ले लिया है, मैं 3 मिनट एक्स्ट्रा बोलूंगा। अटल जी कहते थे कश्मीर का हल काहे में है? जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत। आपने JNK के 370 हटाकर बिना जम्मू कश्मीर के लोगों के पूछे आपने अटल बिहारी वाजपेयी की आत्मा को जो पीड़ा दी होगी, आपको भुगतना पड़ेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पूरे आप आज भी तीन हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री कश्मीर के जेल में हैं। आप कहते सामान्य है, अगर सामान्य तो छोड़ते क्यों नहीं है? आपको बड़ा एतराज था कि ब्रेक्सिट के वहां पे यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर क्यों चर्चा हो रही है? उन यूरोपियन पार्लियामेंट के समूह को ले जाने में आपको ऐतराज नहीं है, और हम लोग जाएं तो हम लोगों पर मनाही है। राहुल गांधी जाएं, सीताराम येचुरी जाएं तो आपको ऐतराज होगा। ये कहा का दोहरा मापदंड आप लोगों का है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज गुलाम नबी आजाद साहब को सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेना पड़ा, उसके बाद उनके घर जा पाए। माननीय सभापति महोदय, भूपेंद्र यादव जी रामधुन की बात कर रहे थे। महात्मा गांधी को आपने शायद पढ़ा नहीं होगा, आपने तो बंच ऑफ थॉट्स पढ़ के आए होंगे, या सावरकर पढ़ा होगा। महात्मा गांधी आपने नहीं पढ़ा। रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, ये मूल भावना थी महात्मा गांधी की, जिसको आप भुला रहे हैं। सुन लीजिए, ये सम्मति दे भगवान, आपको भी सम्मति दे भगवान, आपको सम्मति दे भगवान। मैं आपसे कहना चेयर को एड्रेस करें। जी, मैं आपसे कह रहा हूं, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हे, आई एम बीइंग इंटरप्टेड। मेरी बात सुनिए। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जानिए। ये जो पर पीड़ा जानने का जो इस देश को मिला है, वो राम से ही मिला है। उसी को महात्मा गांधी ने माना है। वैष्णव जन ये राम ही है, वही संस्कृति है, और उसी संस्कृति से आप भी दिग्विजय। आप मुझे संस्कृति और संस्कार मत बताइए और धर्म मत बताइए। नहीं, मैं सनातन धर्मी हूँ। मैं गांधी, अब मुझे आपसे सीखने की आवश्यकता नहीं है। और मुझे मेरे बचपन से गांधी को ही पढ़ा है। गांधी आप हमें मत सिखाइए। क्या हो रहा है? गांधी को आई एम नॉट यील्डिंग, कृपया आई एम नॉट यील्डिंग। बोलने दें इन्हें। एक इसमें माफ करना, एक स्पष्टीकरण आपसे चाहता हूं माननीय, कि जितनी बार इसमें इनको टोका टोकी हुई है, वो समय कैलकुलेट करके जोड़ा जाए इनके समय में, वरना ये अन्याय होगा।
मैं सबसे अनुरोध करती हूँ। ये अनुरोध नहीं, समय जोड़ नहीं दीजिए। समय जब इधर से कही जाती है, उधर से टिप्पणी होती है, उधर से टिप्पणी होती है, दोनों की तरफ से ये है कि आप लोग धन्यवाद। जो बात अपनी रख आपने रहे हैं वो अपनी सहमति बात दी, रखें, बीच में टिप्पणी ना करें। महोदय, चाहे आपने इधर मुझे के पक्ष हो या उधर अनुमति के दी, पक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आपसे अनुरोध है, अभी आप हमारे नकवी साहब चले गए, कह रहे थे इस देश के मुसलमानों ने भरोसा किया, इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दिया। भाई आप अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। हमें इस बात का गर्व है कि यहां के मुसलमानों को भरोसा था महात्मा गांधी पर, यहां के मुसलमानों को भरोसा था पंडित जवाहरलाल नेहरू पर, सरदार पटेल पर, और शेख अब्दुल्ला साहब को भी भरोसा था हमारे फ्रीडम फाइटर्स पर, महात्मा गांधी पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू पर। इसलिए आप बांटने का प्रयास मत करिए, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, क्योंकि ये देश सबका है। और विशेषकर आज जो आग लगी हुई है पूरे देश में, विशेषकर छात्रों में, युवकों में फ्रस्ट्रेशन है, नौकरियां मिल नहीं रही हैं, सामाजिक तनाव बढ़ता जा रहा है, लिंचिंग चारों तरफ हो रही है। आज यही नहीं है, इंटरनेशनल एरियाज में भी, इंटेलेक्चुअल्स में भी इस बारे में चर्चा हो रही है। इस बात को थोड़ा समझिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सबको संभालने का प्रयास करिए। मैं तो आपको सुझाव देता हूं, अगर यह समस्या का निदान करना है तो तत्काल नागरिकता का कानून वापस लीजिए, लोगों में विश्वास पैदा करिए। अगर आपको यहां पर इस तनाव को समाप्त करना है तो एनपीआर एनआरसी को लागू करने की बिल्कुल साफ मना कर दीजिए। अगर आपको यह विश्वास कायम करना है, क्योंकि विश्वास का संकट है, आज सामाजिक तनाव खत्म करना है, छात्रों में विश्वास पैदा करना है, तो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने जो कहा है कि जेएनयू का जो वाइस चांसलर है उसको तत्काल सैक कर दीजिए, तो एक बार विश्वास पैदा होगा। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आज इस संकट से गुजरने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट आज हमारे एक आशा की किरण नजर आती है। लेकिन साथ में आपने जो अपनी बात कही है पैरा 99 में, हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी विचारधारा के नेता या समर्थक होने से पहले हम देश के नागरिक हैं। बहुत खूब, हमारे देश की प्रतिष्ठा हमारे दलीय प्रतिबद्धताओं से कहीं बढ़कर है। मेरा यह विश्वास है कि आने वाले समय भी हम सब मिलकर अपने देश के गौरवशाली अतीत की प्रेरणा लेते हुए देश के उज्जवल भविष्य के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और अपने प्रयासों में सफल भी होंगे। माननीय सती महोदय, प्रजातंत्र संवाद पर आधारित है। जो लोग शाहीन बाग में बैठे हुए उनसे आप संवाद की स्थिति क्यों नहीं आप स्थापित करते हैं? चर्चा करिए, मन की बात सुनाते हैं, लेकिन हम लोगों की बात क्यों नहीं सुनते हैं? उन लोग आज धरने पर बैठे, महिलाएं बैठी हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, उनसे आप बात करने की क्या दिक्कत है? चर्चा करिए। और अंत में माननीय सती महोदय, मैं एक बात आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। जर्मनी में जब हिटलर का राज था, उस समय पेस्टर मार्टिन न्यूलर ने जो कविता कही थी, मैं कहना चाहता हूं, फर्स्ट दे केम फॉर सोशलिस्ट एंड दे डिड नॉट स्पीक because I was not a socialist. Then they came for communists. I did not speak out because I was not a communist. Then they came for trade unionists and I did not speak out because I was not a trade unionist. But then they came for me. Then they came for the Jews and I did not speak out because I was not a Jew. And then they came for me. There was no one left to speak up for me. ये हालात इस देश में बनते जा रहे हैं। आज अविश्वास की स्थिति पूरे देश में होती जा रही है। इसलिए हम औपचारिकता के रूप में तो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का धन्यवाद दे सकते हैं, लेकिन वास्तविकता आज अविश्वास की है, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी है, क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी पार्टी ने आपको 15 मिनट का समय दिया था, लेकिन आपने 19 मिनट का समय लिया। श्रीमती विजला सत्यनाथ।